अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, जहां पे सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और एक दूसरे के साथ मामला बेहतरी की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, ख़ासतौर पर PMLN और MQM के दरमियान हो गए मामला तय हो गए। IPP के साथ जो पंजाब में मामला थे वहां पे भी पेशरफ्त हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अभी तक PMLN जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। मुझे याद है आज ही अब से कुछ अरसा पहले जावेद लतीफ़ साहब ने बात की थी कि जी अगर ये हो जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। वो हो गया तो उसके बाद आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाईजान हमें तो किसी भी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर ही नहीं है। एक कदम अगर आप ये समझते हैं कि जो नाअहली की तलवार हटी है वो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो वो हमें कबूल नहीं है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये मामला क्यों नहीं PMLN जो है। और दूसरी जानिब आपको मालूम है PTI सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला लेके। अगले रोज लतीफ़ खोसा साहब आर्गूमेंट कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब के सामने कि जनाब उनके कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, उनके कागजात छीने जा रहे थे। लेवल प्लेइंग फील्ड का वहां पे भी मसला है। PMLN जिसको कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, वो आज भी इस बात पर बज़िद हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो इन्हीं तमाम मामला पर बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कॉलमिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर से आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। और मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद हैं। मैं अगर प्रोड्यूसर साहब रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 जनवरी को जो जावेद लतीफ़ साहब डिमांड कर रहे थे वो भी सुनवा दें, फिर आज का भी शॉर्ट हम सुनवाते हैं। आज भी हमें कोई फिर ये कहता है कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड है, हमारी तो फील्ड भी पूरी नहीं है। लेवल कहां से आ गया? ये एक लटकती तलवार हमारे सर पर रखी हुई है, जो बरी हो गया है उस पर नाअहली की तलवार जो है वो लटकाई रखे। क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं या इसको इंसाफ कहते हैं? तो हमें किसी सरपरस्ती की जरूरत नहीं है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। किसी चीज को जवाज बना के इलेक्शन को मुलतवी करना ये रियासत के मफाद में नहीं है। जी नाज़रीन, और गुज़िश्ता रोज आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया और ताहयात नाअहली खत्म कर दी गई और इसके मेजर बेनिफिशरी मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे बेनिफिशरी जहांगीर खान तरीन थे। लेकिन आज जावेद लतीफ़ साहब मजीद क्या मांग रहे हैं? मुझे आज को यह बता दे कि क्या 9-10 मई का वाकया हुआ है या नहीं, और अगर 9-10 मई का वाकया नहीं हुआ उसको छोड़ें, और अगर 9-10 मई का वाकया करना जुर्म नहीं है तो पाकिस्तान का आईन कानून बदलें। आज का निगरान वजीर आजम ये बात कहें कि जनाब मुझे पता नहीं है कि 9-10 मई में वो जेल का में रहने वाला शख्स जो है वो मुलव्वस है या नहीं, तो फिर मैं क्या कहूं? इलेक्शन से पहले फैसला किया जाए ताकि 25 करोड़ अवाम को पता चले कि 9-10 मई का फेल करना जुर्म है या नहीं। जी मैं अगर पॉलिटिशियंस से इजाजत लेते हुए मैं चाहूंगा कि एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस पहले ले लिया जाए। आमिर ज़िया, मुझे ये बताएं कि ये 2 जनवरी की बात आपके सामने रखी कि जी नाअहली की तलवार लटक रही है तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। वो हो गया, गुज़िश्ता रोज आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेजर रिलीफ कंसिडर किया जा रहा था PMLN के लिए और खैर जहांगीर खान तरीन साहब के लिए भी था। और आज अब एक और नया मामला सामने आ गया। तो क्या चाहते क्या है ये? मतलब वो वैसे कहते हैं कि आप जान लेंगे क्या बच्चे की? बिल्कुल आपने अच्छा जुमला कहा कि क्या आप जान लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आपको पता है कि सियासी जमातों की ख्वाहिशात कुछ भी हो सकती है, नून लीग की भी और पीपल्स पार्टी की भी, लेकिन असल मुझे जो चीज नजर आ रही है ज़मीर साहब कि बड़ा डिस्कनेक्ट है अवाम में और सियासी जमातों में, और जो सियासी जमातों की भाषा है वो अवाम की भाषा से मुख्तलिफ है। उसी तरह जो मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं वो भी गालिबन अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं कर रहा। अवाम जो है वो महंगाई से पिसे हुए हैं, वो गैर यकीनी सूरत हाल के शिकार हैं, वो देखते हैं कि इस मुल्क में कानून की हाकमियत नहीं है और बहुत सारे उनके मसाइल हैं। अभी मैं उसकी तफसील में नहीं जा सकता, जाना नहीं चाहूंगा, हमें सबको पता है, हम पे रोज बीतती है। इसमें क्या ये चाहते हैं कि सियासी जमातें कि जनाब कोई कुव्वत उठे और वोटर्स को इन जमातों के लिए मना ले,
क्या ये इनकी ख्वाहिश है लेवल प्लेइंग फील्ड की? क्योंकि वोटर्स को मंगाना, वोटर्स के दिल जीतना जो है ये तो सियासी जमातों का काम है। वो अपने प्रोग्राम से जीतती हैं, अपने अमल से जीतती हैं, अपने किरदार से जीतती हैं। तो यहाँ पर किरदार जो है वो मुतनाज़ा है। बेशक ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो बरी भी कर दे, लेकिन एक तारीख का भी कटहरा है, अवाम की भी एक परसेप्शन है, उसमें कहाँ पर आप खड़े, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर उसी तरह ये भी सवाल है कि जब मैं कहता हूँ कि जी प्रोग्राम क्या लेकर आ रहे हैं, आप देखिए कि किसी भी सियासी जमात का कोई जामे प्रोग्राम नहीं आ रहा। बड़े बड़े सुनहरे वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछे कि आपके पास क्या फिस्कल स्पेस है, आप ये कहते हैं ना कि रास्ते पे कैसे चलेंगे, कैसे नौकरी देंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे, कैसे डॉलर को स्टेबलाइज करेंगे, कैसे मतलब आप मईशत का पहिया चलाएंगे, ये भी एक सवाल है। तो लोग जो है 21वीं सदी के इतने मासूम और भोले नहीं है। हमारे यहाँ तर्ज सियासत वही 20वीं सदी का है और वही 20वीं सदी के चेहरे हम पर मुसल्लत हैं। 21वीं सदी के से हम आहंग नहीं हैं। उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान बदल चुका है, तब्दील हो चुका है। और लेकिन इनकी जो हिकमत अमली है अमीर साहब, वो तमाम की तमाम आपको लगता है कि पिछली सदी की है। और ये सदी की बात है, अभी सदी में भी आए हुए हमें माशाल्लाह 24 साल हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना मैं बदला, ना तू बदला, ना दिल की आरज़ू बदली, तो इनका कुछ भी नहीं बदल रहा। तो इसमें मेरे ख्याल में बड़ा डिस्कनेक्ट है। उसकी वजह से जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो परेशान हैं। उन्हें पता है कि उनके हक में फैसले भी आ रहे हैं, उनको कंसेशन भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको यकीन नहीं है कि जनाब हमें अवाम में जब हम जाएंगे तो हमारा क्या असर होगा। एक बात और आखिरी बात ये कि देखिए हर सियासी जमात ये कह रही है कि इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। ये सवाल बार बार क्यों उठा रहे हैं ये लोग? वरना असूली तौर पे जब ऐलान हो गया तो फिर तो होने चाहिए, कोई शक शुबा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इंतखाबात से 1 महीने पहले भी, बल्कि कम हो गया, अब तो 29-30 दिन रह गए, तब भी लोगों को खदशा है कि इंतखाबात नहीं होंगे, ताखीर हो सकती है ना? तो क्यों हो रहा है ऐसा? किस चीज का शक व शुबा है? कौन पसे पर्दा मुतालबा कर रहा है? कौन इसके लिए साजिश कर रहा है? तो ये हमें पता चलना चाहिए। और सियासी जमातें जो हैं अवाम को, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को मुतमईन करने में नाकाम है। जनाब आमिर साहब क्विकली एक बात और ऐड कर दें, मैं चाहूंगा कि क्या अभी ये कोई मतलब फियर है जिसकी वजह से ये इस किस्म की बातें हो रही हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, जबकि शेड्यूल हो चुका, तारीख आ चुकी, अब मामला तय है, 13 तारीख से सिंबल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, तो ये क्या कौन सा खौफ है? और एक और भी बात है कि बल्ले का निशान भी शायद, तो कोई और खौफ भी है अदर देन ये ऑफ कोर्स जो हैं चीज़ें मामला ग्राउंड पे? कि क्यों कह रही हैं हमारे जो बड़ी सियासी कुव्वतें वो तमाम की तमाम, आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, बाज़ लोग तो ऑन द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं। और क्या ये इम्कान नजर आ रहा है? उन्हें खदशा है, अंदेशा है, उनकी ख्वाहिश भी है? ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं कहते हैं ना कि आप तो इस्लामाबाद में हैं, हमें तो जो इस्लामाबाद से हवाएं आ रही हैं ठंडी, उसमें तो हम सुन रहे हैं कि जी बड़ी गॉसिप है इस बारे में कि जनाब इंतखाबात के ऊपर अभी तक लोगों को यकीन नहीं है। और मेरे ख्याल में जैसे मुझे जैसे जो आजिज़ सा आदमी साहबी, मैं समझता हूँ कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, होंगे इंशाल्लाह। लेकिन क्यों ये लोग सवाल उठा रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल में हमारे जो सियासत के पहलवान हैं वही जवाब देंगे भाई। सही सही सही। सलमान मुजाहिद साहब, डेफिनेटली एक इंडिविजुअल पार्टी की डिमांड है जो हमने आपको सुनवाया है, लेकिन आपके उनके साथ मामला बहुत जुड़े हुए हैं। आप लोग सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी सीट पे आपने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सीड कर लिया और आपने उनको दे दी मियां शहबाज शरीफ साहब को। आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड रह गई है, ख़ासतौर पर PMLN के लिए? मतलब एक शख्स है वो जेल के अंदर है, मामला जो है वो अदालतों में चल रहे हैं, सज़ाएं हो रही हैं, उनको निशान भी अभी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आज फिर जो सबसे बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड थी वो भी गुज़िश्ता रोज़ पूरी हो गई। मुजाहिद बलोच भाई, आपको क्या लगता है कि ये खौफ है, क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर अज़हर साहब, आपको और आपके व्यूवर्स को और मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो ताल्लुक़ है, वो तो तकरीबन हर सियासी जमात, बड़ी जमात अपने अपने तौर पे ये कंप्लेन कर रही है, शिकायत भी कर रही है और साथ में उनको रिलीफ भी मिलता जा रहा है। अगर आप नून लीग की बात करें, अगर आप PTI की बात करें, अगर आप उनकी केसेस के हवाले से बात करें, उनकी आइनी पिटीशंस के हवाले से बात करें, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है। और अब इससे बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या होगी कि नून लीग के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पूरे मुल्क से जो है वो मंजूर हो गए। PTI के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 76% लोगों के मंजूर हो गए।
और बल्ले के निशान की बात है। तो मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड किससे चाहिए उन्हें? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चाहिए, निगरान हुकूमत, वफाकी निगरान हुकूमत से चाहिए, या पंजाब की निगरान हुकूमत से चाहिए? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है वो बेसिकली तो वो नून लीग की है, पीपल्स पार्टी। बिलावल साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूं, MQM की बात करूं, तो कराची में, हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में MQM को आज भी मुश्किलात का सामना है, सियासी तौर पे भी और अपनी कैंपेन चलाने में भी। और MQM को लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से मैसर नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। और पूरे मुल्क में अभी ये आमिर ज़िया भाई भी बात कर रहे थे कि तकरीबन 29 दिन रह गए हैं, लेकिन अब तक क्वेश्चन मार्क ये है ज़मीर हैदर साहब कि नून लीग ने बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ अब तक नहीं किया और ना ही अपने टिकट्स अनाउंस किए हैं, पार्टी कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए। तो मैं समझता हूँ कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिली, दूसरी तरफ आप रिलीफ भी लेते जा रहे हैं, अपने मुकदमात भी ख़त्म कराते जा रहे हैं। कल सबसे बड़ा रिलीफ मिला है जो कि आईन पाकिस्तान का जो 62-63 में जो एक 62(1)F की जो ताहयात नाअहली थी, जिसका शिकार थे नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब। चलें देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आइनी तौर पे तो ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तो कल ये हो गया। इससे बड़ा रिलीफ तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। लेकिन अब जो एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है ज़मीर हैदर साहब, जैसे भी आमिर ज़िया भाई ने भी कहा, स्पेकुलेशंस बहुत हैं, विस्परिंग बहुत है, अफवाहें बहुत हैं, ख़ासकर इस्लामाबाद के हलकों से आ जाती हैं, शहर कराची में भी हैं कि जी इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने जा रहे हैं, इलेक्शन का इल्तवा होने जा रहा है, इलेक्शन नहीं होंगे। मुजाहिद भाई उसको गॉसिप ही समझें, का, इन स्पेकुलेशंस का उसको गॉसिप ही समझें। सर मैं तो एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे इसको देखूंगा और इसको समझूंगा कि ये गॉसिप तो नहीं है। देखें, धुआं वहीं उठते हैं जहाँ चिंगारी होती है, तो ये बातें निकाली जाती हैं। अब बात की, अब 3 दिन पहले 4 दिन पहले सेनेट ने जो है वो करारदाद पास कर दी कि जी इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब बम्मा के दहल कह रहे हैं, और इंटरनली तो ये भी खबरें हैं कि नून लीग ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाथ उठा लिए कि जी इस माहौल में हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, और गए भी तुम जीत नहीं सकते। तो सूरत हाल आपके सामने है। मुजाहिद भाई, ये आपने बड़ी बात कर दी। मैं चाहूंगा राना एहसान अफजल साहब से जानने की कोशिश करूं। राना एहसान अफजल साहब, जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की, एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि हर ऐसी खौफनाक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जावेद लतीफ़ साहब को आप लोग आगे कर देते हैं कि जनाब जाएं, जाके चढ़ाई कर दें। आज ही एक निजी टीवी पर मैं उनका सुन रहा था, वो उन्होंने फरमाया कि जनाब अभी भी उस शख्स को जो जेल में है उसको सहूलतकारी हो रही है। चकवाल में बैठे किसी रिटायर्ड बंदे का उन्होंने जिक्र किया। अब ये मामला के जी 9-10 मई के मामला तो चल रहे हैं, आज ही उनको बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी है GHQ 9 मई के GHQ हमले के केस में बानी PTI की गिरफ्तारी भी डाल दी है। लेकिन इसके बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड 2 जनवरी को डिमांड थी कि जी नाअहली की तलवार ख़त्म होगी तो शायद फील्ड मिलेगी, और अभी तो ये एहसान अफजल साहब, क्या खौफ क्या है, मामला क्या हैं? और दूसरा जो मुजाहिद साहब ने कह दिया कि शायद JUIF और PMLN, हम नहीं कह रहे, हम तो मानते हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं, जो आपने उन्होंने जो बात की वो भी सुन ली, उसका भी रिस्पॉन्ड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो फैसला आया 7 मेंबर बेंच का, उसको आप कह रहे हैं कि मेजर कोई हम बेनिफिशरी हैं। देखें, उस फैसले से 2-3 चीज़ें तय हो गई कि एक तो पार्लियामेंट की सुपरमसी है, और दूसरा ताहयात नाअहली जो थी वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। तो वो एक गलत फैसला था, जहां सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि वो आइन की तशरीह करे, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन या रीराइटिंग नहीं कर सकता आइन की। तो एक तो ये चीज़ हो गई। मैं समझता हूँ इंसाफ हुआ, हम कोई मेजर बेनिफिशरी नहीं है। बेनिफिशरी इससे जमहूरियत है, बेनिफिशरी वो लोग हैं जो आज नाअहल हैं, और उनको भी नाअहली की सजाएं ताहयात मिल सकती थी लेकिन अब नहीं मिलेंगी, उनको भी टेन्योर की मिलेगी। दूसरा, ये जो जावेद लतीफ़ साहब ने बातें की हैं, देखें, एक हकीकत तो ये है ज़मीर साहब के कैपिटल हिल के ऊपर भी हमला हुआ, वो भी एक बिल्डिंग थी
वहाँ हमलावर हुए कुछ लोग, कुछ जत्था हमलावर हुआ, 1000 लोगों के खिलाफ केसेस बने, 350 लोगों को सजाएं हो गई और किसी को 10 साल सजा हुई तो किसी को 15 साल सजा हुई। तो वहाँ भी जो है इसी नौयत के इस नौयत के और 10 गुना ज़्यादा तादाद के अंदर 10 शहरों के अंदर फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर लोग हुए, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। तो इस चीज़ को जावेद लतीफ़ साहब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इससे भी अभाम क्रिएट होता है। और वो जो जमात, देखें एक तो बात हम करते हैं ना कि वो लोग सब कंडेम करते हैं 9 मई के जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको बिल्कुल उनके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम एक ग्रे लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि एक जमात का स्टांस आज भी क्या है। वो जमात कहती है कि ये 9 मई के हमले हमने तो किए ही नहीं, ये तो लंदन प्लान था, ये तो रियासत ने हमारे खिलाफ साजिश की, जबकि उनके अपने लोग जो हैं वो गाड़ियों पे चढ़ के पतलूने लहरा रहे थे। तो कहने का मतलब वो जमात आज भी झूठ बोल रही है। वो पूरी जमात का स्टांस आज भी प्रोपोगेंडा कर रहा है, नफरत की जो डिवीजन है, पोलराइजेशन है, उसको फरोग दे रहा है, उसको फैला रहा है। तो वो पूरी जमात उसमें शामिल है। जब वो ये काम जमात का स्टांस आता है तो पूरी जमात शामिल है। वही जमात कहती है। राना एहसान अफजल साहब, राना एहसान नहीं, हमें कोई नुकसान राना एहसान अफजल साहब, उसका नुकसान पीएमएल नहीं, जमीर साहब हमें कोई नुकसान नहीं है। हम तो इलेक्शन की तरफ ना, वो उन्होंने स्ट्रेट में बात ही की है। उन्होंने कहा जी ये नहीं, उन्होंने कहा है कि ये जो नाअहली की तलवार हटी है, ये एक कदम जो आगे बढ़े हैं, ये कोई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तब मिलेगी जब जो है इनको सजाएं होंगी। वो मामला अदालतों में चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट मैं ये कह रहा हूं ना, बाकायदा क्रिटिसिज्म के बावजूद, और फिर उसमें जी देखें, वो मेरे ख्याल से ये तो सवाल आप उनसे पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, लेकिन मैं अपना एनालिसिस आपको आपके सामने पेश कर देता हूं कि उनका क्या मतलब हो सकता है। देखें, बात यह है कि एक जगह पनामा में किसी का नाम ही नहीं था और उसको इकामा पे ना सिर्फ निकाला गया वजारत उज़्मा से, सदारत छीनी गई, बल्कि व्हाट्सएप पे JITs बना के, मॉनिटरिंग जज बिठा के इलेक्शंस के से पहले सजा सुना के जेल में डाल दिया गया। तो शायद वो जब वो मुआवजा करते होंगे कि पनामा में तो नाम भी नहीं था, लेकिन यहाँ 9 मई का तो सबने देखा। ये भी देखा कि खान साहब अदालतों में निकलते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा तो ये दोबारा इसी तरह के वाकयात होंगे, और कोई कंडेमनेशन, पहला हफ्ता तो जश्न था कि बड़ा हमने कारनामा मारा है, तो ये तो सबने देखा ना, लेकिन सजा किसी को नहीं है। तो वो जब दोनों जब ये इन चीजों को कंपेयर करते होंगे तो वो कहते होंगे कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त PTI को मिली थी वो हमें तो दस्तयाब नहीं है। यहां तो किसी को ना सजा हुई ना किसी को कुछ और हुआ, वो वहां हमें तो सजाएं गिरफ्तारी डाल दी है तो जी 9 मई GHQ हमला केस में। राना एहसान अफजल साहब आज गिरफ्तारी डाल दी है GHQ 9 मई तो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं ना, हमला केस में, GHQ हमला केस में बानी PTI को। देखें, आप तो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं ना, हमें तो सजा हो गई थी पनामा में जिसमें नाम ही नहीं था, उस पर सजा हो गई, वजारत उज़्मा चले गई, सदारत चले गई, जेल हो गई। तो देखें ना, फिर ये फर्क तो है ना जी, बहुत बड़ा फर्क है। वो तो हवा हो गए केसेस, पनामा तो हवा में था ना जी। सबसे आपको रिलीफ मिल गया, आपके वो इश्तिहारी डिक्लेयर हुए, 5.5 साल बाद वापस आए, सब मामला बेहतर हो गए। मुल्क डूब गया उस दौरान, बताए ना जमीर साहब कि उन 5 सालों में मुल्क भी डूब गया, मईशत भी डूब गई जी। नहीं, मैं उस पर राना एहसान अफजल साहब, बात ये हो रही है कि अब हम इंतखाबात के बिल्कुल पहुंचे हुए हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, और आप आज भी ये कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए मौजूद नहीं है। फिर अगर आप ये 9 मई के वाकयात की बात कर रहे हैं, इनकी तो तमाम लोग पकड़े गए, अंदर हैं, कुछ मफरूर हैं, भागे हुए हैं, उनके नामजदगी के जो कागजात हैं वो मंजूर नहीं हो रहे। मैंने आपको जमीर साहब, आप 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, वहां जो लोग पकड़े जाते हैं। सही, चलें, ठीक है। मैं आमिर मुझे एक बात बताएं, मास्टरमाइंड को सजा होनी चाहिए,
यही डिमांड है इस वक्त। मास्टरमाइंड को सजा होना चाहिए। और अभी एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि इतनी ब्रेन वॉशिंग हो चुकी भी है, ये जावेद लतीफ साहब ने कहा कि इसको जो है बड़ी मुश्किल है इसको ख़त्म करना। इतना लोगों का जो है नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी हुई है, और उस शख्स ने की है जिसने 9 मई के मास्टरमाइंड किया और उसको अभी तक सजा नहीं मिल रही। तो मास्टरमाइंड को तो तब भी सजा नहीं मिली थी 97 के सुप्रीम कोर्ट के हमले पर, और जो लोग वहां पे थे जो आइडेंटिफाई, उनको पकड़ा, उनको सजाएं हुई, लेकिन मास्टरमाइंड तो तब भी उनको तो इस मामले में कहीं पे नहीं घसीटा गया। बड़ा जमीर साहब आपने बड़ा कहते हैं ना कि सही निशानदेही की। जी मैं कह रहा हूँ कि आपने बड़ी सही निशानदेही की, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में इस किस्म के शर्मनाक जो वाकयात हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे हमला था, वो बिल्कुल लोगों को याद है। फिर अच्छा 12 अक्टूबर 1999 भी लोगों को याद है कि जब एक आर्मी चीफ का तैयारा जो है वो लैंड करने नहीं दिया गया और उसको इस हद तक चले गए कि जी भारत में लैंड करवा दें, तो काबिल मुज़म्मत बात वो भी थी। फिर उसी तरह जो 9 मई के वाकयात हुए वो भी काबिल मुज़म्मत थे। जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो ये समझता है कि पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको जो है इस तरह के मामला में नहीं घसीटना चाहिए, खुद जाके हमला करना। अब हम देखते हैं कि हमारी जितनी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, वो पीटीआई ताज़ा तरीन उसकी मिसाल है, उससे पहले नून लीग है, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एजेडो बनी थी, आप याद करें। तो कहीं ना कहीं वो इन तमाम मामलात में मुलव्विस रह चुके हैं। तो कोई अगर ये कहे कि जनाब हम बहुत पवित्र हैं और बाकी लोग जो हैं वो बहुत स्याह हैं, तो ऐसा नहीं है, ये तारीख के खिलाफ है, मतलब है जिन्होंने तारीख को पढ़ा है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सही बात है कि जो भी 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं लोग, और जिन्होंने उसकी मनसूबा साजी की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये किसका काम है? ये काम देखें ना कि पीडीएम की हुकूमत थी, फिर उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट है, तो क्यों नहीं हुआ ये काम? तो ये काम जो है ये तो उन इदारों का काम है ना कि जो हुकूमत को चला रहे हैं, जो हुकूमत खुद जो है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया अब तक? और उसकी वजह समझ में ये आती है कि लोग समझते हैं कि इंसाफ जो है इसमें मंशा होता है। इंसाफ को अपना वक्त पूरा करना होता है ना, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, मुकदमा चलेगा, गवाहों को सुना जाएगा, शवाहिद पेश होंगे। तो इतना चुटकी बजाते में तो चीजें नहीं होती हैं। फिर हमारा जो एक अदालती निजाम है वो तो बड़ा ही सुस्त रफ्तार है। आप देखिए बड़े बड़े करप्शन के केसेस हुए और उसमें हमने देखा कि लोग जो है वो भी उतना ही बड़ा घिनौना जुर्म है कि मुल्क की दौलत लूट कर सालों से चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सालों से चल रहे हैं। मतलब है कि वो दादा हजूर के जमाने में केस शुरू हुआ, पोता आज बूढ़ा होने को आया और फैसला नहीं हो रहा। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, अगर आप मुझे मौका देंगे बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मामलात ऐसे ही हैं। सही, चलें, मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद नाजरीन हाजिर होंगे तो थोड़ी सी करेंगे सीट एडजस्टमेंट पे। कराची की बड़ी सीट NA-242, उस पर काम मुस्तफ़ा कमाल साहब का पीछे हट जाना, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, और शहबाज शरीफ साहब को मौका देना, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं चाहूंगा सलमान मुजाहिद साहब से बात शुरू करना। सलमान मुजाहिद साहब, NA-242 मुस्तफ़ा कमाल जो कि अभी हाल ही में वापस आए हैं PSP ख़त्म करके MQM पाकिस्तान में, उनको हटा के मियां शहबाज शरीफ साहब को लड़ने के लिए कह दिया। पता नहीं, अब तो आमिर ज़याद बेहतर बता सकेंगे कि इसका मेन बेनिफिशरी कौन सी पार्टी निकलेगी। लेकिन फिर कराची से मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो कौमी असम्बली की 5 नशस्तों और सूबाई की 11 नशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मुझे बताएं कि क्या ले दे क्या हुआ है इसमें? ज़मीर हैदर साहब, इससे पहले कि मैं आपके इस पॉइंट पे आऊँ, मैं ज़रा पिछला जो आपका एक पॉइंट था ब्रेक पे जाने से पहले, साना 9 मई के हवाले से, तो देखें साना 9 मई एकदम से तो नहीं हो गया ना, एक दिन में हो गया। उसकी प्लानिंग हुई है, उसको फैसिलिटेट किया गया है, उसको तैयार किया गया है। उससे पहले आपने देखा होगा ज़मान पार्क में जो जत्थे आया करते थे, पुलिस पे जो है वो हमले किए गए, इदारों पे हमले किए गए, मोबाइल्स को जलाया गया, ज़मान पार्क के शहरियों को जो है यरगमाल बना के रखा कई माह तक। सवाल तो ये है कि उस वक्त रियासत कहाँ थी, उस वक्त स्टेट कहाँ थी, उस वक्त जो इतना फ्री हैंड क्यों दिया हुआ था। लेकिन जैसे ही साना 9 में हुआ और आपने देखा कि एक जत्थे जो है हर जगह निकल आए, ना उन्होंने GH छोड़ा, ना ISI के दफातर छोड़े। और अब जो फुटेजेस आ रही हैं उसमें तो आप देख सकते हैं कि जो रावलपिंडी का जो कार्डियो का हॉस्पिटल है वो भी आ गया है, उससे पहले भी दफातर आ गए। तो जो एक ये जो बहाना किया जा रहा था कि हमारे लोग नहीं थे, शर पसंद अनासिर थे, तो वो तब प्रूफ हो गया। और जो
मेरा भी ये मुतालबा है बीइंग ए पाकिस्तानी कि जो साना 9 मई में इंस्टॉलेशन पे, जिना हाउस पे, GHQ पे या हमारे जो इदारों के दफात उन पे जो इन्वॉल्व था, जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया, थानों को जलाया, नुकसान पहुँचाया, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको जो है वो सज़ाएँ दी जाएँ। जैसे कभी मेरे भाई ने कहा कैपिटल हिल की बात की, वहाँ तो ट्रंप को भी जो है वो नाअहल कर दिया गया है वहाँ की एक स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे, सीट एडजस्टमेंट पे। देखें 7 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, कल फाइनल राउंड हो चुका PMLN का और MQM की जो कमेटीज़ थे उनका। और कल हमने जो अमीन उल हक साहब को सुना, राना मशहूद को सुना, उन्होंने कहा तकरीबन तो हमारे मामला तय हो गए। NA 242 का मामला उन्होंने जो है वो अमीन उल हक साहब ने, मैं उनको कोट करूँगा कि शहबाज शरीफ साहब और खालिद मकबूल साहब बात करके तय करेंगे। आज हमने मीडिया में देखा कि बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई चैनल्स पे कि जी NA 242 से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब विड्रॉ हो गए हैं शहबाज शरीफ साहब के हक़ में। शहबाज शरीफ साहब खालिद मकबूल को कॉल करेंगे और उसके बाद ये मामला तय हो जाएगा। लेकिन एज़ ऑफ नाउ, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी पार्टी के ज़राए से इस बात की कंफर्मेशन मुझे नहीं मिली, ना ही कोई तर्जुमान का ऑफिशियल बयान आया है NA 242 के हवाले से कि मुस्तफ़ा कमाल विड्रॉ हो गए हैं और शहबाज शरीफ के हक़ में दस्तबरदार हो गए। अभी ये मामला जो है वो कमेटियों के दरमियान है और लीडरशिप के दरमियान है। दोनों कमेटीज़ ने अपनी रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं और अब देखते हैं उसमें दोनों लीडरशिप कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ओट बैठेगा किसी करवट और कोई ना कोई फैसला उसमें होगा। लेकिन अब तक जो है ये सिर्फ मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, ना ही नून लीग की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आई है, तर्जुमान का बयान है MQM की तरफ से आया है। और मैं तो एज ए तर्जुमान MQM यहाँ बैठा हूँ आपके शो में, तो मैं अब तक इसको कंफर्म नहीं कर रहा। रात में हो जाए, कल दिन में हो जाए, उसका कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। लेकिन बात यह है कि सिर्फ NA 242 को हमने फोकस क्यों किया हुआ है, हम आगे के ग्रेटर सिनारियो को क्यों नहीं देख रहे, हम कैनवस को क्यों नहीं देख रहे कि शहबाज शरीफ साहब का कराची से लड़ना, मुस्तफ़ा कमाल साहब का यहाँ से लड़ना और आगे के जो मामला थे कोलिशन के। देखिए MQM कोलिशन में क्यों जा रही है नून लीग के साथ, पहले भी डिस्कस हुआ था कि MQM ने 3 मुजवज़ा तरामीम जो है आइनी तरामीम तजवीज़ की है जिसमें लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना है और वो पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कराची सीन के लिए नहीं है। वो उसमें क्या है कि NFC का जो शेयर आता है वो पहले सूबे को आता है, वज़ीर आला उसको नीचे तक डिवॉल्व नहीं करता। MQM ये कह रही है कि आईन पाकिस्तान में तरमीम के जरिए लिख दिया जाए कि जो NFC का शेयर होगा वो बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट को जाएगा। मुजाहिद भाई बिल्कुल एक जुमला ले लें। मुजाहिद भाई वो चीजें आ चुकी हैं, बट आज JUIF के साथ भी मामला। जी क्विकली। जी बिल्कुल ज़मीर साहब, देखें JUIF भी हमारी कोलिशन पार्टनर है, GDA भी है। सीट एडजस्टमेंट के JUIF के साथ भी मामला चल रहे हैं, GDA के साथ भी चल रहे हैं, सुन्नी तहरीक के साथ भी हमारी मुज़ाकराती कमेटी की बात हुई है। तो जो भी शेयर के मफाद में होगा, और फार्मूला ये है कि जहाँ MQM की रिवायती सीटें हैं, जहाँ अक्सरियती सीटें हैं, वहाँ MQM अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और जहाँ हम ये समझते हैं कि जहाँ पे दीगर जमातों के उम्मीदवार मजबूत हैं, उनका वोट बैंक जो है 2018 में ज़्यादा था या 2013 के इलेक्शन में ज़्यादा था, वहाँ MQM उनकी हिमायत करेगी। सही, चलें, आप अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलें मैं राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाऊंगा। राना एहसान अफजल साहब, IPP के साथ भी मामला सुना है कि जी उन्होंने कोई 13 कौमी और 22 सूबाई असम्बली की जो है फहरिस्त दी थी, लेकिन उसके बदले में 7 से 9 और सूबाई की 11 जो है सीटों पर एडजस्टमेंट की बात हो रही है। और बड़ी बात यह है कि जहांगीर खान तरीन जो है वो लोधरा की जगह मुल्तान से शायद लड़ेंगे। ज़राए के हवाले से चल रहा है अलीम खान को NA 117, मतलब लाहौर आपका गढ़, जिसमें वो उसको ओन चौधरी साहब को 128 लाहौर से NA 128, और कहा यह जा रहा है कि जनाब आमिर कियानी साहब को इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान को पिंडी। ये वाकई हो जाएगा? क्योंकि ये तो इसके ऊपर तो बहुत मुखालफत थी PMLN के अंदर कि जी ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखें, ये फाइनल कल जो है वो हतमी डेट आ रही है कि जब PMLN अपने टिकट्स की अनाउंसमेंट करेगा, तो तभी कुछ मैं हतमी तौर पे कह सकूंगा कि क्या फाइनल है क्या फाइनल नहीं है। आखिरी मिनट में भी चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोपहर शाम तक जो है जो टिकट्स की अनाउंसमेंट्स हैं पूरे पंजाब की, वो हो जाएंगी। सही, बिल्कुल सही। आमिर ज़िया, मुझे ये बताएं कि ये जो सीट एडजस्टमेंट्स और ये सब कुछ, वो अब उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, वो जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप,
एज वी वर टॉकिंग अर्लियर कि वो जो इस्लामाबाद से गॉसिप है जिसको मैंने कहा आप रूमर्स ही समझें, उसको हट के ये सीट एडजस्टमेंट खास तौर पे चलें NA 242 के ऊपर, आप क्योंकि कराची में है, आपको क्या लगता है कि बेनिफिशियरी कौन होगा? क्या नाम है उनका, वो जो पीपल्स पार्टी के MNA थे, वो बेनिफिट ले जाएंगे इन दोनों के चक्कर में? देखिए एक बात है, पहले तो मैं डायनेमिक्स जो है सिंध के और पंजाब के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो चैलेंजेस नून लीग को दरपेश हैं। नून लीग वो पंजाब जो है नून लीग का गढ़ समझा जाता रहा है, और वहाँ पर जाहिर है कि उनको सीट एडजस्ट करना जो होगा बड़ा मुश्किल होगा, और अगर वो करते हैं तो जाहिर है कि उसकी कोई कीमत होगी जो उसके अपने पार्टी के वर्कर्स जो हैं या उनके जो रहनुमा है वो उस पर इतराज़ करेंगे। सिंध में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। सिंध में पीपल्स पार्टी तवातर से पिछले 3 इलेक्शन जीत चुकी है। देही सिंध पे उसका बड़ा मजबूत जो है एक ग्रिप मौजूद है। शहरी सिंध में उनको उम्मीद है कि अब उनका कराची में मेयर है तो अपनी उसको जो है फुटप्रिंट को बढ़ाने का ख्वाहिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, फिर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान ये MQM है, ये माजी की MQM नहीं है। जो एक ज़माने में आप याद करें MQM के लिए बिल्कुल नई बात है इस तरह की सीट एडजस्टमेंट करना। माजी में आपको मिसाल नहीं मिलती। खुद ये लोग अपना अमूमन सोलो फ्लाइट किया करते थे कराची हैदराबाद की हद तक। यकीनन आज MQM एक बदली हुई सूरत हाल का शिकार है। तो इस वक्त जो इन लोगों की मनसूबाबंदी हमें नजर आ रही है कि जहाँ जहाँ वो ये समझते हैं, जिसका भी मुजाहिद साहब ने भी इजहार किया कि जहाँ पर दूसरों को वो समझते हैं कि हम सपोर्ट करके, और वो सिर्फ कराची हैदराबाद नहीं बल्कि सिंध के जो दीगर शहर भी हैं, कहीं पे GDA को सपोर्ट करें, कहीं JUI को करें, कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जाए। एक तो ये उनका मकसद है। फिर उनको अंदाजा है कि वो दौड़ लग गए कि हम कराची की NA की 95% या सारी सीट्स जो हैं हमारे पास आ जाएं। तो उनकी ख्वाहिश ये होगी कि जितनी मैक्सिमम 14-15 जो मेरे ख्याल में टारगेट ये लोग कर रहे होंगे उसके हिसाब से करें। फिर एक और सबसे अहम नुकता ये है कि नून लीग के मुतालिक अभी तक लोगों को ख्याल ये है कि जी ये पंजाब की जमात है, और अब जाहिर है कि नून लीग की ख्वाहिश होगी कि अगर हम सिंध से कुछ सीटें जीत लेते हैं, कराची से कोई सीट जीत लेते हैं, 2 सीट 3 सीट, 2 सीट पे तो मेरे ख्याल में कोई डिस्प्यूट नहीं है, एक मलीर की और एक और, तो वहाँ पर फिर एक नून लीग के पास भी होगा, जैसे PTI को 2018 में था कि जी कराची से उनकी नशिस्तें हैं और सिंध से हैं और KP से हैं, फला जगह से है। तो एक हमारे मुल्क में जो हर पार्टी जो है वो एक रीजनल पार्टी बनती जा रही है, तो उसमें बड़ा जरूरी है कि जी वफाकी पार्टियां जो है वो दीगर सूबों में भी उसके रहनुमा लड़ें। अच्छी बात है कि बिलावल जो है वो लाहौर से लड़ रहे हैं, अच्छी बात है कि शहबाज शरीफ कराची से लड़ रहे हैं। बस उम्मीद ये करनी चाहिए कि जब ये लोग लड़ें तो जिन जिन जगहों पे लड़े उसका बेशक ये सीट बाद में छोड़ देंगे, अपनी असल सीट पे जाएंगे, ख्याल भी करें शहरों का। अभी तक मैंने ये देखा, आखिरी जुमला, कि MQM ने हर बड़ी जमात से मुआहिदा किया, उनके साथ हुकूमत में शामिल हुई, लेकिन इनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो MQM जो है वो या तो बुरी तरह इस्तेमाल हुई या तो बखुशी हुई, नादानी में हुई, इसका तो मेरे ख्याल में खुद ही रोशनी डालेंगे। तो लेकिन हमने ये देखा है कि इनके जो मकासद हैं, यकीनन वजारतें मिलना एक मकासद नहीं होते। असल मकसद ये होता है कि आप जो दावा करें कि जी कराची को या शहरी सिंध को जो है उसके हकूक मिलेंगे और जी हमारा जो वो है लोकल बॉडीज के निज़ाम स्ट्रेंथन होगा, वो चीज़ें जो है अब तक इनकी पूरी नहीं हुई। आप याद करें जब इन्होंने PTI का साथ छोड़ा था और PDM में शामिल हुए थे, वो पूरे 16 माह चले गए, गुजर गए, और इनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो इनको सोचना चाहिए इस बार जो इनको वादे किए जा रहे हैं क्या पूरे होंगे, या कराची के अवाम जो है मतलब बेचारे दे विल बी टेकन फॉर अ राइड। जी वंस अगेन सही सही। अब सही आमिर से आपने NA 242 मतलब अगर मियां शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे लड़ते हैं और कादिर खान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के थे, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है फैसल वाडा साहब भी शायद इसी कॉन्स्टिट्यूंसी थे, अगर इफ़ यू कैन क्लैरिफाई दैट। देखिए ये जो है मुस्तफा कमाल साहब की एक बड़ी शदीद, जो मेरी इतलात हैं, बड़ी शदीद ख्वाहिश है, और उसके ऊपर अभी तक यानी कल तक जो मेरी बात हुई थी MQM के ज़राए से, उसके ऊपर बच करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी या लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हो सकता है किसी ग्रेटर उसके तहत MQM ये सीट कंसीड कर दे और वो शहबाज शरीफ साहब को एज ए गुडविल जेस्चर जो है वो ये सीट दे देते हैं। ज़ाहिर है कि यहाँ पर अगर नून लीग का यहाँ पे है फुटप्रिंट और उसमें MQM का भी वजन आ जाता है, JUI का भी आ जाता है, तो पीपल्स पार्टी को जो है एक सख्त मुकाबला होगा। अगर फर्ज करें 3 डायमेंशनल लड़ाई होती है तो उसके अंदर जाहिर है कि ये इम्कान है कि कोई भी पार्टी निकाल सकती है। अभी हमें देखना ये है कि लोग इस नई सूरत हाल पर रिएक्ट कैसे करेंगे। कराची के मुतालिक माजी में हम एक यकीन के साथ कह सकते थे कि ये नतीजे आएंगे। इस मरतबा सूरत हाल जमीर साहब बहुत बदली हुई है। हमें देखना है कि PTI जो है वो कितना लूज करती है। जमात इस्लामी को आप क्यों इग्नोर नहीं कर सकते, जमात इस्लामी भी है, MQM जो एक नई MQM है, तीनों धड़े इनके मुत्तहिद हुए हैं, फारूक सत्तार भी हैं और जनाब इनके साथ वो भी, लेकिन आपस में थोड़ा बहुत वो भी है, इख्तिलाफात भी होंगे थोड़े बहुत इनके। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसमें नई डायनेमिक्स पे
प्रिडिक्ट करना कि जी वो पुराने इलेक्शन वाला नतीजा आएगा, मेरे ख्याल में अभी कबल वक्त होगा। जी सही। मुजाहिद भाई, इफ यू वांट टू ऐड टू व्हाट आमिर ज़िया हैज सेड, एक क्वेश्चन और ले लें कि जिस तरह आप अभी बात की जा रही है कि आप लोगों से वादे भी आप करते रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हुए, और अगले रोज़ हम ये भी सुन रहे थे कि MQM को जो है वो मतलब हमेशा देती रही है, मतलब गिविंग एंड पे ज़्यादा रही है देन रिसीविंग एंड। तो अभी वादे और वो सारे जो हैं वो चल रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि ये वुड दिस बी ए गुड बार्गेन? क्योंकि हो सकता है सिंध में अगेन पीपल्स पार्टी हो तो आपको इसका कोई मतलब ज़्यादा नुकसान हो जाए। ज़मीर रज़ा साहब के वो एक उर्दू का मुहावरा है ना कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, तो हमेशा MQM ने तो अपने खुले दिल का मुजाहिरा किया है और सबको वेलकम किया है अपने घर पे। जब 9-0 होता था 9-0 आते थे, उसके बाद बहादुराबाद आए और सब ने आके ये कहा कि हमारा साथ दें। तो MQM ने कराची शहर के बेहतरीन मफाद के लिए, हैदराबाद के लिए, सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की के लिए, यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को जिनका इस्तेसाल किया जा रहा है पिछले 15 सालों से, उनको नौकरियाँ नहीं जा रही, उनकी बेहतरी के लिए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, बिजली, गैस, पानी के, सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए हर हुकूमत का साथ दिया। आमिर ज़िया भाई ने जितनी बातें की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुजाहिद भाई यहीं पर मुजाहिद भाई सही, बिल्कुल मुजाहिद भाई, यहीं पर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने इतना कुछ किया कराची के लिए, लेकिन कराची की आवाम को अब गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने उनके साथ क्या किया। तो आप जो कह रहे हैं वो तो मतलब करते रहे हैं, तो उसके बावजूद कराची के लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है। सर, अब अगर मैं इस मौके पर कोई बात कहूँगा तो वुड इट बी डेट्रीमेंटल टू द अलायंस ऑफ PML एंड MQM, तो मैं यहाँ अपने ख्यालात को, अपने कमेंट्स को रोकता हूँ चलें और मूव फॉरवर्ड। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है, मुझे लास्ट कमेंट लेना है। सही सही, आखिरी जुमला ले लें, आखिरी जुमला ले। बिल्कुल ठीक है, ये फिर किसी वक्त के लिए जी जल्दी से। ओके, बस आखिरी जुमला ये है कि मुल्क पाकिस्तान हम सब की जान है और मुल्क है तो हम सब हैं, और वो काम होना चाहिए जो मुल्क के बेहतरीन और आवाम के मुफाद में हो। सही सही। राना एहसान अफजल साहब, क्विक कमेंट आपको, आप खुद एक मतलब एग्री हैं, राजा रियाज साहब की को शायद मिल जाए आपकी जगह, लेकिन चलें पीपल्स पार्टी का जो भी फैसला है वो आप तस्लीम करेंगे, हो सकता है आप प्रोविंशियल असेंबली पे आ जाएं। ये सीट एडजस्टमेंट वगैरह कहीं पे डेट्रीमेंटल कोई नुकसान दे सकती है आपको? साउथ पंजाब में भी मामला चल रहे हैं, फिर IPP को अगर आप लोग अकोमोडेट करते हैं तो कोई मतलब, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि हो गया है या होना है व्हाटएवर, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नुकसान हो सकता है। ये देखें, PMLN ने बड़ी एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज की है जिसमें जो है कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए गए, तो हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो जहां हमारे कैंडिडेट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो लॉयल भी रहे हैं पार्टी के साथ और वो सीटें निकाल भी सकते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाए और वहाँ सीट एडजस्टमेंट ना की जाए। तो लेकिन जहाँ जो कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरी करनी है। तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है जहाँ आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है, टिकट देनी है, दूसरी जमातों के साथ भी जो है अलायंस को आगे लेके जाना है। लेकिन मैं समझता हूँ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बिल्कुल, और राना एहसान अब्दुल साहब बिल्कुल सही। आज मियां जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे थे कि वो भी सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं है, बट आई अंडरस्टैंड कि यकीनन प्रॉब्लम्स हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बाद नाज़रीन हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ थोड़ा सा माशी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, माहिर मुआशियात हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, टू स्टार्ट विद, बाकी चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ी, डॉलर भी कंट्रोल होना शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट स्काई रॉकेटिंग और मामला करेंसी मामला भी, महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? इट्स प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर या इसमें भी कोई इकोनॉमिक रीजंस हैं?
जमीर साहब, गुफ्तगू इस तरह से है कि पहला हाफ 2023 का बहुत डिफिकल्ट था, आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं था। नेक्स्ट हाफ आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बड़े कॉन्क्रीट मेजर्स कुछ लिए, स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे, पाकिस्तान के अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल पे और डी डॉलराइजेशन पे। इन सब चीज़ों ने, जो आपने सही कहा, तकवीत दी, रुपए की कदर में बेहतरी हुई, स्मगलिंग कुछ कम हुई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड कुछ बेहतर हुआ, और साथ साथ आपने ये देखा कि होर्डिंग पे कुछ कंट्रोल पाया गया। इससे जो मार्केट्स हैं उसको तकवीत मिली। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो बहुत गहरा है एक्चुअली, और ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग से हल नहीं होने वाला। देखिए, मैंने अभी कल परसों लिखा और उसमें मैंने 3 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जो पाकिस्तान की बड़ी डिफ़िकल्ट हैं। देखिए, एक तो इनएफिशिएंट एनर्जी सेक्टर जो है वो बहुत बड़ी जो रीप्राइसिंग हुई है एनर्जी सेक्टर में। जून में आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की हुई, फिर 2-4 माह बाद हमने गैस की ये फीड कर रहा है आपकी इन्फ्लेशन में। नंबर 2, जो आप आ रहे थे एक इनएफिशिएंट जिसको आप कहते हैं ना फूड सेक्टर से, जिसकी यील्ड्स बहुत कम है, पैदावारी सलाहियत बहुत कमज़ोर है, पीछे फ्लड से हिट हुए थे, तो उसकी वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। सो अगर आप इन 2 चीज़ों को ही देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत से लेके पाकिस्तान की इनएफिशिएंट एनर्जी सेक्टर है, ये बहुत बड़ा जुज़ है उस इन्फ्लेशन का जो कि लोग इस वक्त सह रहे हैं। प्लस इसमें ऐड कीजिए कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ी, कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ी, और पाकिस्तान ने जो ये देखा कि रुपए की कदर में जब वीकनेस हुई तो ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत महंगी हुई। फिर आपको पीडीएल लगाना पड़ा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। ये 15 रुपए होती थी जब हमने इसका इजरा किया, चूंकि मैं तब टेबल पे मौजूद था। फिर उसके बाद ये बढ़ के हमने 30 रुपए की, और फिर हमने इसको बढ़ाया तो हमने इसको 60 रुपए कर दिया। अब आप इन सब चीज़ों को देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन का इशू है ये बहुत लार्जली जो है ये डोमेस्टिक है। फिर आखिर में एक चीज़ कहूँगा जो लोग समझते नहीं हैं, जब आप इतना बड़ा मालियाती खसारा करते हैं ना ज़मीर साहब, तो आप क्या करते हैं? आप नोट छापते हैं, नोट छाप के स्टेट बैंक जो है वो बैंकों को देता है, बैंक गवर्नमेंट को देते हैं, डिमांड क्रिएट होती है, और इस वजह से भी आपका बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। ये इतनी आसानी से हल होने वाला मसला है नहीं है। हमें जब तक इन सब चीज़ों को जो मैंने आपके सामने रखी हैं, एनर्जी सेक्टर को नहीं ठीक करेंगे, पैदावारी सलाहियत को नहीं ठीक करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को कम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं इन्फ्लेशन की ठीक नहीं होगी। बट द वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन बाउट आई थिंक इज लाइकली ओवर। कुछ प्रोडक्शन बेहतर आ रही है एग्रीकल्चर की, ये तकवीत देगी। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में ये सबसाइड कर जाएगी थोड़ी सी। सही, बिल्कुल। डॉक्टर खाकान साहब, एक चीज़, हम ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ बड़ी नज़र लगा के रखते हैं और हमें बड़ी तवक्कुआत हैं कि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इंपोर्ट्स कर्ब करें, लेकिन एक्सपोर्ट्स हम बढ़ाएंगे कैसे? क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है विद द एक्सपेंसिव इनपुट कॉस्ट, चाहे वो गैस की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, या और जो रॉ मटेरियल्स हों। आपने बिल्कुल ये बात सामने सही रखी है। देखिए ना, पाकिस्तान का मसला बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने ये कहा। इंपोर्ट पाकिस्तान की 20-25% ऑफ जीडीपी है, इस वक्त 25% के करीब है। पाकिस्तान का इससे बड़ा मसला यह है कि जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो पिछले अगर 1 दिहाई में भी आप देखें तो मेरे सामने इस वक्त फिगर्स खुले हुए हैं, वो वीकन होती रही है। अब इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 13% था, यानी कि पूरी इकॉनमी जो प्रोड्यूस करती थी उसका 13% हम एक्सपोर्ट करते थे, आज ये 8-9% पे आ गया। अब पाकिस्तान की फॉलिंग एक्सपोर्ट पैदावारी सलाहियत से ताल्लुक है। नंबर 1 एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर आपका एक हल्का सा लो हैंगिंग फ्रूट है। इसकी अगर पैदावारी सलाहियत जो कि 1/3 या कहीं 50% है ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, यील्ड्स बेहतर करेंगे, बेहतर बीज, बेहतर मैकेनाइजेशन, बेहतर फाइनेंसिंग, तो आप जो इस वक्त 5-1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं इसमें आपको कदरे इजाफा होने में दिखाई देगा। फिर आप जो 10-11 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं वहां पे आप कुछ कमी कर सकते हैं। ये आपका सीरियस लो हैंगिंग फ्रूट है अगले 2 से 3 साल में, अगर हम इस पे मेहनत करें। बाकी जो है आपकी बात बिल्कुल सही सही। डॉक्टर खाकान, एक ज़माना था कि हम जब वो कॉटन बेल्स का एस्टीमेट लगाते थे तो फिर हमें पता होता था कि अब ये जीडीपी आएगी
क्योंकि इतने मिलियन बेल्स आ गए हैं और वो पूरा जो इकोनॉमी का फिगर था उसके इर्द गिर्द घूमता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी टेक्सटाइल सेक्टर उस तरह परफॉर्म अब नहीं कर रही, एक्सपोर्ट्स गिर गई, फिर कॉटन एरिया जो कॉटन ग्रोइंग एरिया से वो भी कम हो गए। बट हैविंग सेड दैट, SIFC इस सारे सिनारियो में हैज लाइक डन वंडर्स, और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक बाकायदा फंड क्रिएट किया जा रहा है 2 अरब रुपए का, जो कि वेंचर कैपिटल टाइप का फंड होगा स्टार्टअप्स के लिए। सो हाउ डू यू सी दैट, लाइक एंड दिस इज आल्सो एन इनिशिएटिव और SIFC? सो देखिए कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने BOI एक अदारा बनाया, उसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में FDI ला सकें। पाकिस्तान की जो FDI है वो पिछले 10 साल में 1.5-2 अरब डॉलर को क्रॉस नहीं कर पा रही है। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में कई मतलब गुना इससे FDI जो है वो लग रही है। और पाकिस्तान का FDI का पोटेंशियल एग्रीकल्चर में भी और एक्सपोर्ट एनहांसिंग एरियाज में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाहर से FDI लाएं और वो कहें कि हम पाकिस्तान का पानी निकालेंगे, पाकिस्तान में से ही उसको बॉटल करेंगे और पाकिस्तानियों को बेचकर उसका जो डिविडेंड है वो बाहर ले जाएंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं कह नहीं सकता ज़मीर भाई, जो मैंने अभी आपके प्रोग्राम में सामने रखी है। SIFC अब ये करने की कोशिश कर रही है कि जिन एरिया जी, अब SIFC कोशिश ये कर रही है कि रेकोडेक से लेकर पाकिस्तान की जितनी माइंस एंड मिनरल्स हैं उसको निकाला जाए और उस पे जो FDI लाई जा सकती है। सऊदी अरेबिया से गुफ्तगू हो रही है, बैरक गोल्ड आ गया है। ये काम अगले 2 से 5 साल में कीजिए, तसल्ली से कीजिए। एंड आई कीप सेइंग कि बिल्कुल उनको भी मतलब कोई हरी अप नहीं करना चाहिए ताकि सही वैल्यूएशन मिले। नंबर 2, कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है मैंने जैसे पहले रखा आपके सामने, ये पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को बेहतर करेगी। नंबर 3, डिफेंस एक अच्छा एरिया है, यहाँ पे भी पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है। JF थंडर से हमने अफ्रीका के ममालिक में जाकर बेचा, हम बहुत कुछ इसमें भी कर सकते हैं। IT और ITES बहुत लोग इसकी बात करते हैं, मैं इतना इसमें बड़ा पोटेंशियल इन द नियर फ्यूचर इसलिए नहीं देखता कि इसके लिए हमें ग्रेजुएट्स चाहिए। और इंडिया ने जब ये काम किया था तो IITs जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज थे वो 1960 की दहाई में बने, तो आज आके आपने उसका बेनिफिट उठाया। बट जो बाकी चीजें हमने सामने रखी हैं इसमें कोई शक नहीं है। फिर SIFC ये करने की कोशिश करी है कि बाहर वाले, MBS ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा, MBS हिज रॉयल हाइनेस की बात कर रहा हूँ जो क्राउन प्रिंस है, उन्होंने कहा हम आपके यहाँ काम तो करना चाहते हैं। 2019 में आए, मैं टेबल पे मौजूद था ज़मीर, और हमने रिफाइनरी की गुफ्तगू की। आज 2024 में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, शायद रिफाइनरी का जो ऑप्शन है वो ऑफ द टेबल चला जाए, हमने इतने साल ज़ाया कर दिए। BOI, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये वो अदारे हैं जिनको हमने कभी भी प्रोफेशनलाइज करके जो काम इनसे लेना था आज भी नहीं कर रहे। SIFC इन क्लॉग्ड आर्टरीज को, जो हमारे दिल की जैसे आर्टरीज क्लॉग हो जाती हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टरीज क्लॉग्ड हैं उसको बाईपास करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट। FDI डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी एक्साइट करना है, यही मुल्क का फ्यूचर है। सही। अब लास्टली डॉक्टर खाकान मुझे ये बताएं कि IMF के साथ मामला जिस तरफ चल रहे हैं, जिसने आपने कहा PDL भी हमने, ऑफ कोर्स अगेन डिक्टेट्स हैं IMF के जिसकी वजह से हम ये अब इन्फ्लेशन भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो IMF ये कहता है कि जी हम चाहते हैं कि जो वल्नरेबल सोसाइटी है उसको बेनिफिट मिले और जो बहुत एक छोटा सेगमेंट है जो रिच है उनको आप टैक्स करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो गैप जो है वो ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। तो इसको और IMF के साथ अब मामला आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब व्हेन विल बी गेटिंग द नेक्स्ट ट्रांश? ज़मीर साहब, एक तो बहुत क्लैरिटी रखें, हम 23वें प्रोग्राम में हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि एक ICU का डॉक्टर है और ज़मीर साहब उस वक्त हम अपनी इकानमी को 23वीं दफ़ा उसके पास लेकर गए हैं और उन 23 में से मतलब 21 प्रोग्राम ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट नहीं किए। वहाँ पे भी डॉक्टर की दवाई का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पाकिस्तान का। मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को मैं अब भी ये एडवाइस कर रहा हूँ कि हमें 24वें प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। इस करंट प्रोग्राम की एक किस्त मेरा ख्याल है 11 या जनवरी के इर्द गिर्द बोर्ड होने जा रहा है, उसमें मिलेगी। आखिरी किस्त मार्च में मिलेगी। पाकिस्तान हैज़ टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू प्रोग्राम बिकॉज अभी हम इतनी सलाहियत नहीं रखते कि हम ग्रॉस फाइनेंसिंग एक्सटर्नल नीड्स को अगले 3 साल के लिए अपने आप पे खुद पूरा कर सकें। ये ऑब्वियसली मैं बड़े ही तकलीफ से ये बात कहता हूँ, बट इसके साथ साथ नई गवर्नमेंट को ना सिर्फ ये करना है। It's about $75 billion. Doctor साहब, correct me if I'm wrong, it's about $75 billion जो आपको चाहिए जिसमें रीपेमेंट्स भी हैं for next 3 years.
आप दुरुस्त कह रहे हैं, 25 से 30 अरब डॉलर डिपेंडिंग ऑन योर करंट अकाउंट, पर 25 अरब तो बिल्कुल क्लियर है जो आपको चाहिए, इस साल भी चाहिए, अगले 3 साल भी चाहिए। आईएमएफ की अम्ब्रेला जो है वो ज़रूरी होगी, इसलिए कि आप आईएमएफ की अम्ब्रेला में होते हुए मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स, फ्रेंडली कंट्रीज, कमर्शियल फंडिंग एंड होपफुली पाकिस्तान का बॉन्ड फ्लोट कर पाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये मुश्किल होगा। और जैसे आपने देखा कि जब आईएमएफ की अम्ब्रेला उठी, रिजर्व्स 2.9 बिलियन डॉलर्स पे थे 20 जून 2023 को, पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। क्लैरिटी रखिए, टीम पुट टुगेदर कीजिए ताकि अप्रैल में ये ट्रांजिशन कंफर्टेबल हो और फिर बजट का ट्रांजिशन। आखिर में एक बात कहूं, मैं बहुत दुआ गो हूं, पाकिस्तान की 3 बड़ी ट्रांजिशंस होने जा रही हैं। फरवरी 8 को पॉलिटिकल ट्रांजिशन, अप्रैल में आईएमएफ के नए प्रोग्राम की ट्रांजिशन और जून में पाकिस्तान का बजट जो कि लोगों के लिए होना चाहिए, ना सिर्फ इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एनहांसमेंट हो बल्कि एक एक्सपेंडिचर की क्वालिटी दिखाई दे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।